नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों को जानेंगे एक एक करके। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर भी आ रही हैं बड़ी खबरें। जी हां, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया। आज चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। दोस्तों, इस प्रकार की हर एक बड़ी खबर को जानने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने रहिए। और आप भी बैलेट पेपर के साथ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट बैलेट पेपर। पहली अपडेट की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र से ताजा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर जहां विवाद बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी अब जन आंदोलन तैयार कर रही है। यहां पे शुरुआत होने जा रही है। और आपको बताते चलें, अब महाराष्ट्र से जो अपडेट है उसके अनुसार सोलापुर में ग्रामीण आज अपने स्तर से मतपत्र से कराएंगे पुनर्मतदान। ईवीएम पर संदेह के कारण लिया है फैसला। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक गांव के निवासियों ने ईवीएम पर संदेह जताते हुए अपने स्तर से मतपत्रों के जरिए 3 दिसंबर को पुनर्मतदान कराने का बड़ा ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम की मौजूदगी के कारण संदिग्ध हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में सोलापुर के इस गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता की जांच के लिए अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ग्रामीण जनता को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे खुद ही पुनर्मतदान करा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो एक शानदार कदम है, ये एक अलग ही तरह की क्रांति है लोकतंत्र को बचाने और जनता को जागृत करने की। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि न्यायालय पे अब भरोसा नहीं है, इसीलिए सब कुछ जनता को अपने आप ही करना पड़ेगा। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी बैलेट पेपर के साथ है, मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, आपको बताते चले, निवासियों ने दावा किया कि मालसीरस सीट से एनसीपी शरद चंद्र पवार के विजेता उत्तम जानकार को मकरवाड़ी गांव में अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार राम सतपुते के मुकाबले 80% से अधिक वोट मिले। उन्होंने कहा कि ईवीएम के मतदान के अनुसार यहां पर उन्हें 1003 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 843 मत मिले। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार उनके गांव से 100 से 150 से अधिक वोट ही नहीं पा सकते थे। दोस्तों, देख सकते हैं ये यहाँ पे ताजा घटनाक्रम था, जिसके बाद ये फिर से पुनर्मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र के कई उम्मीदवारों ने ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग की है। जांच प्रक्रिया के लिए सामूहिक रूप से 66.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। ईवीएम पर संदेह गहराता जा रहा है दिन पर दिन। महाराष्ट्र के कई उम्मीदवारों ने ईवीएम की जांच के लिए आवेदन किया है और निर्धारित शुल्क भी जमा किया है सामूहिक रूप से। दोस्तों, चुनाव आयोग यहाँ पर अब इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय है और यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी निगरानी में ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाएगी, कंपनी जिसने बनाया है उसके इंजीनियरों द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों, चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को मिलने के लिए बुलाया, यानी आज यहाँ पे इनवाइट किया है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए चुनाव आयोग द्वारा। यह दोस्तों तब हुआ है जब कांग्रेस ने हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक में ईवीएम को लेकर कई यहाँ पे फैसले लिए। कांग्रेस द्वारा ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा 3 की घोषणा से यहाँ पे सभी की नींद हराम हो गई है। खास तौर से चुनाव आयोग, जो अभी तक ईवीएम के पक्ष में दिख रहा है, अब वह सफाई दे रहा है और इस सफाई देने के लिए ही कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया है। पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र को लेकर अपडेट है दोस्तों। पीएम मोदी लोकसभा को कर सकते हैं संबोधित। आपको बताते चले, इस समय लगातार कार्रवाई स्थगित हो रही है और जो ताजा अपडेट आ रही है उसके अनुसार संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बात की। बैठक के बाद विपक्षी दल के नेता बहस के लिए तैयार हो गए। सभी दल ने शांति से सदन चलाने पर सहमति भी व्यक्त की। आपको बताते जाएं दोस्तों, इस बैठक में कई प्रकार के फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पे जो ताजा अपडेट आ रही है सर्वदलीय बैठक के बाद जो खबर है उसके अनुसार पीएम मोदी लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि डेट कंफर्म नहीं है कि पीएम किस दिन सदन को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, बोले अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, जनता बेहाल है, देश को नई सोच और कारोबार के लिए नई डील की जरूरत है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट का हवाला देते हुए बड़ा आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है।
और जनता बेहाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना वक्त गवाए एक नई सोच और कारोबार के लिए न्यू डील की जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि पर 5.5% रही, जो करीब 2 साल में सबसे निचला स्तर है। दोस्तों, इसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। इस पूरे मामले पे नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने निकल के आया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार, पूर्व सीजीआई पे भड़के फिर संजय राउत। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को संविधान के खिलाफ बताया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। चुनाव नतीजे घोषित हुए एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया, अभी तक महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इस पर शिवसेना उद्धव गुट ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी सरकार सत्ता में है जो संविधान के अनुसार गलत है। इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिला और इसके लिए तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने चंद्रचूड़ पे शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में देरी से सुनवाई करने का आरोप लगाया। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में हार के लिए संजय राउत ने पहली बार सीजीआई रहे चंद्रचूड़ पर ठीकरा फोड़ा। इससे पहले भी उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को जबरदस्त तरीके से घेरा था। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर थामेंगे कांग्रेस का हाथ? बीजेपी से है नाराजगी और इन्हीं खबरों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इशारा किया है। आपको बताते चले, एक बार फिर से चर्चाएं तेज है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। क्या फिर वह कांग्रेसी हो जाएंगे? 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी और सिंधिया के हाथ मिलाने के बाद से सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं जारी हैं। वहीं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस सवाल को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो इन चर्चाओं को और हवा दे रही। राहुल गांधी और सिंधिया की यह मुलाकात भारतीय राजनीति एक दिलचस्प घटना के रूप में जा रही है। दोनों नेताओं के बीच कभी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन बदलते समय और राजनीतिक घटनाक्रम ने उन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया। दोस्तों, आपको बताते चले, पिछले दिनों सिंधिया अपने बयानों को लेकर खबरों में रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विजय पूर्व उपचुनाव में प्रचार के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया। अगर कहा जाता वे जरूर जाते। इस बयान के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी से उनकी नाराजगी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि उपचुनाव में प्रचार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी की ओर से न्योता नहीं दिया गया, ना ही उनकी स्टार प्रचारक में नाम शामिल था। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबरें थी। सभी मुख्य समाचार एक एक करके आप लोगों ने जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबरों पर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी का धन्यवाद।